हरे कृष्णा। हम लोग ने लास्ट टर्न पे क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। सबसे पहले तो ये बताओ 22 तक तो कोई डाउट नहीं है ना? 23 बताना है और 24 बताना है। देखते हैं 23। ऑपरेटिंग लेवरेज इज 7, फाइनेंशियल लेवरेज इज 2.2858. हाउ मच चेंज इन सेल will be required to bring 70% change in EBIT? आपको अगर याद हो तो आपने ऑपरेटिंग लेवरेज के दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक फॉर्मूला पढ़ा था कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी और एक और फॉर्मूला पढ़ा था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। आप अगर ध्यान से देखें तो यहां ऑपरेटिंग लेवरेज गिवन है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी गिवन है और पूछ रहे हैं कितने परसेंट सेल में चेंज होगा। तो हम ऑपरेटिंग लेवरेज का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? परसेंटेज चेंज वाला। चलिए करते हैं। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। देखते हैं कैसे पुट करें। ऑपरेटिंग लेवरेज में 7 लिख देते हैं, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी की जगह 70 अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन सेल ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा। और बताओ 70 से क्या डिवाइड हो जाएगा बेटा? 7, तो ये आएगा 10। और परसेंट क्यों आ जाएगा? क्योंकि 70 में अपने साथ परसेंट लगाई था, तो जो 10 आया वो खुद परसेंटेज में ही आया। तो कितना चेंज होगा सेल में? आंसर आ गया 10%। यही आंसर है। तो बस फॉर्मूला रखना था और उससे काम हो गया। दैट मीन्स अगर ये 10% सेल बढ़ाएंगे तो इनका ईबीआईटी 70% बढ़ जाएगा। ये मतलब हुआ यहां पे। इजी है, अब कर लोगे? नोट कर लो। आप लोग इसमें यही नहीं, फॉर्मूला ही नहीं समझ पा रहे होगे ना कि क्या करें। सिंपल सा था, है जी? क्या करा था इसमें? फाइनेंशियल लेवरेज से कंफ्यूज हो रहे थे। कई बार क्वेश्चन में ना डेटा जो है जानबूझ करके ज्यादा दिया जाता है कि आप कंफ्यूज हो, क्योंकि जब डेटा कम होगा तब तो आपको पता है कि भैया यही यूज करना है, लेकिन जब ज्यादा होगा तब थोड़ी सी दिक्कत आती है। खाने में 100 पकवान है तो आप चूज करने में थोड़ी दिक्कत होगी, और जिसके पास खाने को ही थोड़ा है तो ये खा लेते हैं, पेट भर जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ओके। 24, तो इसका तो 10% हो गया। 24 में भी डाउट है। 24 किसी का हुआ क्या? आपका हो गया क्या? आंसर आया 2,40,000। मैंने लास्ट टाइम पे आंसर बताए थे। हाँ ठीक है। किसका किसका 2,40,000 आया? ओके वेरी गुड। चलो बाकियों का नहीं आया, देखते। अ फर्म फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ₹40,000। फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन कौन सी ऑपरेटिंग वाली, यानी जो कंट्रीब्यूशन से माइनस होती है फिक्स्ड कॉस्ट, वो वाली। ऑपरेटिंग लेवरेज है 3। इफ इट्स कंट्रीब्यूशन इज 20% ऑफ सेल, कंट्रीब्यूशन सेल का 20% है। अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पूछ रहे हैं। जब भी ऐसा कुछ पूछे ना बेटा, तो सबसे पहले आप वो इनकम स्टेटमेंट बना लिया करो। सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट क्या होता है? ईबीआईटी। मेरे हिसाब से इतने से भी काम यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट का पोर्शन या फाइनेंशियल लेवरेज वगैरह तो दिया नहीं है। अब जो जो दिया है वो पुट करते हैं। फिक्स कॉस्ट दी है 40,000, तो यहां मैंने लिख दी फिक्स कॉस्ट 40,000 रुपीज। और क्या दिया है? ऑपरेटिंग लेवरेज 3 दिया है। कंट्रीब्यूशन जो है वो सेल का 20% है, तो आप यहां पे लिखना चाहें अपनी जानकारी के लिए तो लिख सकते हैं, नहीं तो याद तो रहेगा कंट्रीब्यूशन जो है सेल का 20% है। वेरिएबल पूछ रहे हैं, बट पहले तो ऑपरेटिंग लेवरेज के फॉर्मूले से कुछ यूज करके देखते हैं कि क्या निकल सकता है। ऐसे क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल भी आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रटा रटाया पैटर्न मैंने आपको बताया और आपने उसको फॉलो करा, नहीं। घर पे हिट एंड ट्रायल करो कि फॉर्मूला लगाएं क्या निकल सकता है। तो जब आप हिट एंड ट्रायल मेथड करोगे ना, हिट एंड ट्रायल समझते हैं?
हाँ, तुक्का भिड़ाऊ मेथड। जब आप करोगे तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उससे होने लगेंगे क्वेश्चन। लेकिन अगर आप करोगे ही नहीं घर पे, पेन ही नहीं चलाओगे कि छोड़ो यार हमसे नहीं होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब देखो भैया, कंट्रीब्यूशन अपने को नहीं पता है, ईबीआईटी भी नहीं पता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट पता है। और हम सब जानते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी होता है। तो क्या इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं? कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन ही लिखा रहने दे, कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन लिखा रहने दे, और ईबीआईटी की जगह बताओ क्या लिख दे? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ईबीआईटी की जगह कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अब देखो हमारे पास पूरा डेटा है, ऑपरेटिंग लेवरेज 3 पता है, कंट्रीब्यूशन नहीं पता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट पता है 40,000। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? करिए, नोट करिए पहले तो, और फिर सॉल्व करिए। तो सबसे पहले हमने टेबल बनाई, जो डेटा दिया था उसको पुट करा। टेबल बनाने का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि थोड़ा माइंड तेजी में चलने लगता है। आया कंट्रीब्यूशन कितना? 60,000। ठीक है, कंट्रीब्यूशन बच्चे बता रहे हैं 60,000, और ये सब लोग सॉल्व कर लेते हैं ना, किसी को इसको सॉल्व करने में दिक्कत तो नहीं होती। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों, $60,000। ठीक है, अच्छा अब देखो, कंट्रीब्यूशन में मैं लिख देता हूं 60,000 रुपीज, फिक्स कॉस्ट 40,000 है, तो ईवीआईटी 20,000। और मैं ना अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लेता हूं कि वाकई ऑपरेटिंग लेवरेज 3 हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर हो रहा होगा तो मेरी कैलकुलेशन सही है, नहीं तो फिर हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी करी। अपनी तसल्ली के लिए अगर चेक करें तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 60,000 अपॉन 20,000 क्या 3 होता है? 60 अपॉन 3, 6 अपॉन 2, 3 होता है। यानी हमने कैलकुलेशन यहां तक सही करी। बट सर पूछ तो वेरिएबल कॉस्ट है, परेशान ना हो। ये डेटा एक आपको दिया है कि कंट्रीब्यूशन जो है वो सेल का 20% है। नहीं, सिंपल है। कंट्रीब्यूशन अगर 20% है तो 60,000 डिवाइड बाई 20%। अभी तक हर क्वेश्चन में दिया होता था कि वेरिएबल कॉस्ट सेल कितने परसेंट है, तो आप निकालते थे कि कंट्रीब्यूशन सेल का कितने परसेंट होगा। यहां डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन सेल का 20% है, तो 60,000 डिवाइड 20%। बड़ा इजी है ये तो। 3 लाख, तो 3 लाख की होगी भैया अपनी सेल। सर कैसे किया एक बार और बताओ? 60,000 डिवाइड बाई 20%, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो है वो सेल का 20% है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं अगर जिनको ये बात नहीं समझ में आती है। देखो सेल का 20% जो है वो कंट्रीब्यूशन है, तो सेल कितनी होगी? सेल जो होगी कंट्रीब्यूशन, और ये 20% क्या होगा, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड बाई 20%। ये किया है, समझ रहे हैं ना? सेल इंटू 20% कॉन्ट्रीब्यूशन है, सेल इंटू 20%, तो सेल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन 20%। तो 3 लाख की सेल आ गई। बट दिक्कत ये है, पूछा जा रहा है आपसे वेरिएबल कॉस्ट। अब आ जाएगी, क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस निकाल लें। तो डिफरेंस आप देखते हैं 2,40,000। या ये भी कर सकते हैं कि अगर कंट्रीब्यूशन सेल का 20% है तो वेरिएबल कॉस्ट सेल की 80% होगी, और 3 लाख का 80% निकाल लेंगे तो भी हो जाएगा। ये डिफरेंस निकाल लें, जो भी करें, 2,40,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर हुआ आपको? तो अब आप ये लेवरेज के इस तरीके क्वेश्चंस कर पाएंगे हैं। आगे चले, इसी चैप्टर में 3 टॉपिक्स छोटे छोटे और बचते हैं। आइए देखते हैं वो 3 टॉपिक क्या है। सबसे पहला टॉपिक होता है इसी चैप्टर में जो बच रहा है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। क्या सीखने जा रहे हैं सब लोग? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट सीखने जा रहे हैं। सर ये होता क्या है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट? मैं बताता हूं आपको। पहले तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है। देखिए साहब, हम सब जानते हैं ईबीआईटी से अगर टेबल की बात करें तो ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस होता है, ईबीटी आता है, टैक्स माइनस होता है, ईएटी आता है, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आता है, उसको अगर डिवाइड कर दे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो ईपीएस आता है।
फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट उसको कहते हैं जितने ईबीआईटी पे अगर हम ईपीएस निकालें तो जीरो आए। फिर से सुनिए, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो ईबीआईटी है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हमें ईबीआईटी कैलकुलेट करना है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो ईबीआईटी है जिसपे जब ईपीएस निकाला जाए तो ना पॉजिटिव आए ना नेगेटिव आए, जीरो आए, ब्रेक इवन। मतलब कितना ईबीआईटी कमाए ताकि ईपीएस जीरो हो, कितना ईबीआईटी कमाए ताकि, आप समझ गए क्या चीज निकलने वाली, कैसे निकलने वाली वो मैं बताऊंगा। मतलब अगर मान लो हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जीरो हो गया, अगर अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जीरो हो गया तो अपने आप ईपीएस जीरो हो जाएगा, क्योंकि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ईपीएस होता है। तो अगर जीरो को किसी से भी डिवाइड करें, जीरो डिवाइड बाई मान लो 10,000 शेयर है तो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे ईपीएस जीरो होता है, दैट इज इट इज द लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज जीरो। अब निकलता कैसे है, इसका क्या फॉर्मूला है, और बहुत ध्यान समझे, बड़ा आसान है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना। पहले तो मतलब लिखा है, इट इज द लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज जीरो। फॉर्मूला क्या है, एक तो यहां डिवाइड का जरा साइन लगा लेना, इतने में प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टी। तो फॉर्मूला क्या है, एफ बी पी मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप जब भी यूज करेंगे पूरा यूज करेंगे। इसका फुल फॉर्म समझ रहे हैं हम क्या, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। ये टी क्या होगा, टैक्स का रेट। ये जो डिवाइड है 1 माइनस टी, ये केवल प्रेफरेंस के डिविडेंड से डिवाइड है, पूरे से इंटरेस्ट से डिवाइड नहीं है। तो इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस का डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। तो पहले जैसे हम ना प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी कर देंगे और फिर इंटरेस्ट उसमें जोड़ देंगे, तो जो फिगर आएगी वो आ जाएगा ईबीआईटी, यानी इतना ईबीआईटी अगर कमाओगे तो ईपीएस जीरो होगा। तो बड़ा सिंपल है, अगर ये फॉर्मूला हमें आता है तो काम आसानी से हो सकता है। एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वांट्स टू नो इट्स फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, यानी इनका ये कैपिटल स्ट्रक्चर, अपना फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जानना चाहते हैं। इक्विटी शेयर्स हैं 5 लाख रुपीस के और हर एक शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपए। अगर 5 लाख रुपए के शेयर हैं, हर एक शेयर की फेस वैल्यू 100 है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने होंगे, 5000 बाई 5 लाख डिवाइड बाई 100 कर दें तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5000। आगे क्या है सर, 12% प्रेफरेंस शेयर हैं 50 लाख रुपीस के। 12% क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को क्या देते हैं, इंटरेस्ट नहीं देते, क्या देते हैं, हाँ तो थोड़ा बेसिक से ये सही करते हैं। तो ये रेट ऑफ डिविडेंड है। क्या 50 लाख का 12% बता पाएंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड कितने रुपए का होगा, 50 लाख मल्टीप्लाई 12%, 6 लाख रुपीस का प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड है। इंटरेस्ट की भी बात कर लेते हैं, और क्या दिया है सर, 10% डिवेंचर दिए हैं, और सर 10 लाख रुपीस के डिवेंचर हैं। तो इंटरेस्ट कितना होगा, 1 लाख रुपीस का 10 लाख का 10% 1 लाख। तो और क्या दिया है, टैक्स रेट है 40%। आप सबको तो 40% का मतलब समझते हो, जैसे 40% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 40% मतलब होता है 40 अपॉन 100। तो यानी अगर डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, तो जब हम वो टी लेंगे ना 1 माइनस टी, तो टी 0.4 लेंगे, मतलब 40% होगा तो 0.4 लेंगे। 40 1 माइनस 0 40 नहीं करते कभी, तो परसेंट में था ना। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, फिर आप नोट करोगे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। आपको साथ में करना है तो आप कॉपी खोलिए, साथ में करते हैं, कॉपी खोलिए, कॉपी खोलिए, साथ में सॉल्व करते हैं, अपने हाथ से सॉल्व हो जाएगा तो याद भी रहेगा। यानी क्या निकालने जा रहे हैं इसमें, हम ईपीएस निकालने जा रहे हैं कि ईबीआईटी, ईबीआईटी, वो ईबीआईटी जिसमें ईपीएस जीरो होगा, तो ईबीआईटी निकलने वाला है। तो हेडिंग डालिए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, आप पूरा लिखिएगा, इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखते हैं, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी।
इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। पूरा प्रेफरेंस डिविडेंड लिखिएगा, पीडी मत लिखिएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड पूरा, ठीक है। चलो अब आप फॉर्मूले तो आपने बता दिया, अब आप फिगर्स बताइए तो हम लोग पुट करेंगे। इंटरेस्ट बोलो, इंटरेस्ट कितने रुपए का है? 1 लाख का, 10 लाख का 10% यानी 1 लाख, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो। प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड बताइए, 6 लाख, वेरी गुड। डिवाइड बाई 1 माइनस टी यानी 1 माइनस 0.4। क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? करें। ये 1 माइनस 0.4 कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। तो पहले 6 लाख डिवाइड बाई 0.6 करिएगा और उसमें 1 लाख जोड़ दीजिएगा साहब। बताइए साहब कितना आता है? 11 लाख, वेरी गुड। सभी लोग एक बार सॉल्व करो। और 11 लाख बच्चे बता रहे हैं, बट आप लोग आराम से करो, जिनको करना है धीमे धीमे भी कर सकते हैं। जोया, अविरल, आप लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। बताओ 11 लाख आ रहा है सबका? तो आंसर आ गया, यानी 11 लाख फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है। दैट मींस 11 लाख के ईबीआईटी पे ईपीएस जो होगा वो 0 होगा। तो एग्जाम में तो यहीं पे आपका काम खत्म हो जाएगा, इतना हो गया। बट आप एक बार चेक भी कर लीजिए कि क्या वाकई ही 11 लाख पे ईपीएस 0 होता है कि नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि क्या वाकई ईबीआईटी अगर 11 लाख है तो ईपीएस 0 होगा कि नहीं। भाई फॉर्मूले हैं तो उसका वाकई सही भी है, सच भी बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं झूठ है। चलो चेक करते हैं अपनी जानकारी के लिए, अपनी तसल्ली हो जाए। ईबीआईटी से ही शुरू करते हुए, ईबीआईटी लेस, पहले लिख लेते हैं क्या होता है लेस, इंटरेस्ट। बताओ क्या आता है? ईबीटी, उसमें से लेस करते हैं क्या, टैक्स, तो क्या आता है प्रेफरेंस, ये सॉरी अर्न, ईएटी। ईएटी में क्या माइनस करते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो क्या आता है? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। उसको डिवाइड करते हैं किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आता है ईपीएस। तो हम चेक करने वाले हैं कि क्या वाकई 11 लाख के ईबीआईटी में ईपीएस 0 होता है। तो यहाँ ईबीआईटी में लिख दिया 11 लाख, और मैं चाहूंगा एक बार इतना लिख के आप लोग आगे बढ़िए, इंटरेस्ट लिखिए, सारी चीजें लिखिए, मेहनत करिए और देखिए ईपीएस कितना हो रहा है, 0 हो भी रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर 0 नहीं है तो हम लोग ने गलत निकाला है, 11 लाख फिर आंसर, और अगर 0 है तो हमारा 11 लाख जो आंसर निकला बिल्कुल ठीक निकला। है 0 हो रहा है, वेरी गुड। आ गया 0, कैसे? 11 लाख का ईबीआईटी, इंटरेस्ट कितना लिखा? 1 लाख, तो ईबीटी 10 लाख, और टैक्स का रेट कितना था? 40%। तो कितना हुआ टैक्स? 4 लाख। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आया? 6 लाख। और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना निकाला था? 6 लाख। माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा? 0। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे? 5000। तो ये भी कितना आएगा डिवाइड करके? 0। 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग विल बी 0। ये एग्जाम में अगर टाइम हो तो ये आप करके दिखा सकते हो, नहीं हो तो वही 11 लाख निकाल के आप रुक जाना। जैसे टाइम होगा नहीं, पेपर थोड़ा सा लेंदी मिलेगा। लेंदी इसलिए क्योंकि देखो एक तो प्रैक्टिकल है, और जैसे ही प्रैक्टिकल आता है 5 मिनट तो आपका गला सूख जाता है।
तो इसलिए ध्यान से रखना, स्पीड बना के रखना, और स्पीड एकदम से नहीं आती, प्रैक्टिस करने से आती है। समझ रहे हैं बात? याद रखिएगा, वही 3 घंटे के अंदर कोई ऑल इंडिया रैंक लेके आता है, कोई जस्ट पास होता है और कोई फेल होता है। बट वो 3 घंटे के पीछे, इसका कहते हैं ना, पर्दे के पीछे जो मेहनत होती है वो आपको नहीं दिखती। तो जो ऑल इंडिया रैंक लेके आ रहा है या पास हो रहा है, उसने मेहनत तो करी। तो ये मेहनत है जो डिसाइड करेगी सब कुछ आगे। वो मेहनत का मतलब है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप अगर ये क्वेश्चंस लगा लेते हैं 2-2, 3-3, 4-4 बार, उसके बाद आप हमसे कहते हैं सर और क्वेश्चन दे दीजिए, हम आपको और क्वेश्चन दे देंगे, अथाह क्वेश्चन दे सकते हैं हम आपको। बट जैसे अगर आपने, जैसे मान लीजिए मैंने एक बार लगवा दिया, अब आप खुद से नहीं लगा रहे अगर एक बार ये सेम क्वेश्चन, तो कोई फायदा नहीं है। आपको ये क्वेश्चन 2-2, 3-3, 4-4 बार जब आपके लग जाए कि सर ये क्वेश्चन तुमको रट गए सर, अब इसका आंसर हम देखते हैं तो हमें पता है ये ऐसे सॉल्व होगा 11 लाख, जिस दिन ये स्टेज आ जाए अब मेरे पास आना, मैं आपको दूसरे क्वेश्चन दूंगा। देखिए, क्वेश्चन याद नहीं करने हैं, मेरी बात बहुत गहरी है, शायद आपको समझ में आए या ना आए, याद नहीं करने, लेकिन प्रैक्टिस इतनी करनी है कि याद हो जाए। याद नहीं करने होते, बट प्रैक्टिस इतनी मारोगे। अरे कई बार ऐसा होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया, अरे क्वेश्चन इसका आंसर तो 8,90,000 था। ऐसा नहीं कि हम याद करके गए, भाई याद करके जाएंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट ही होगा, हमारे कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन इतनी प्रैक्टिस करके गए हैं, हमें तो आंसर तक याद हो गए, हमें तो स्टेप, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। क्वेश्चन आया, हाथ अपने आप चल रहा है, पहले ये हेडिंग डाली, ये किया, ये किया, ये किया। नहीं तो प्रैक्टिस नहीं होगी। तो पहले आप 5 मिनट सोचेंगे, शुरुआत क्या करें, क्या लिखें। 3 घंटे वहां बर्बाद होते हैं, और उस 3 घंटे में अगर लेट से आपने 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया, 40 मार्क्स का छोड़ दिया, तो 60 में आपको क्या लगता है आप 60 ले आओगे? प्रोफेशनल पेपर है, पूरे थोड़ी ना मिलते हैं, स्कूल थोड़ी ना कि आजकल स्कूल में दे देते हैं बोर्ड्स में 100 में 100, 100 में 99, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आप आइए मेरे सामने कि सर ये देखिए, ये देखिए सर, हम कॉपी लेके आए हैं, आप एक बार देख लीजिए सर, हमने हर एक क्वेश्चन 3-3, 4-4, 5-5 बार लगा लिया। हम टारगेट नहीं दे रहे, हम नहीं कह रहे कि आप 5 बार लगाओ, आपको खुद टारगेट बनाना है अपने जीवन में। सर ये देखिए हमने लगा लिया, ये सारे क्वेश्चन आ गए, सर प्लीज और क्वेश्चन दे दो, हम आपको और क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। समझ रहे हैं बात को? चलिए, अब मैं अगली चीज आपको सिखा रहा हूं। अगली चीज है इनडिफरेंस पॉइंट। ये क्या होता है सर इनडिफरेंस पॉइंट? मैं समझाता हूं, पहले आपको सुनिएगा। अगर मान लीजिए मेरे को कोई बिजनेस करना है, और मान लेते हैं मेरे को बिजनेस में कुछ पैसों की जरूरत है, बिजनेस करना है तो पैसे चाहिए, मान लो 1,00,000 रुपए की जरूरत है। अब मेरे पास 2 फाइनेंशियल प्लान्स मौजूद हैं। एक फाइनेंशियल प्लान है कि मैं 80,000 रुपीज इक्विटी शेयर लगाऊं और 20,000 डेट से लाऊं, डिबेंचर इशू करके। यानी एक में इक्विटी शेयर का पोर्शन ज्यादा रखूं और डिबेंचर का पोर्शन कम रखूं। अगर इक्विटी शेयर ज्यादा रखूंगा तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ज्यादा होंगे, डिबेंचर कम रखूंगा ब्याज कम देना पड़ेगा। दूसरा है कि मैं एक काम करता हूं, 80,000 की डिबेंचर इशू कर देता हूं और 20,000 रुपीज के इक्विटी शेयर इशू कर देता हूं। 1 लाख की मेरी रिक्वायरमेंट दोनों प्लान्स में पूरी हो रही है, बट दोनों प्लान में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अलग है, इंटरेस्ट अलग है। तो जाहिर सी बात है, दोनों प्लान में जब हम ईपीएस निकालेंगे, अर्निंग पर शेयर, तो अलग अलग आएगा। अब इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है वो सुनो। इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब है कि सर हम कितना ईबीआईटी कमाएं ताकि दोनों फाइनेंशियल प्लान में ईपीएस सेम आए। कितना ईबीआईटी अर्न करें ताकि दोनों फाइनेंशियल प्लान में ईपीएस जो आए वो सेम आए। जीरो नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, सेम। मतलब अगर हमने निकाला, हम कैलकुलेशन से भी निकालेंगे, मान लो हमने निकाला कि सर आप कमाइए 20,000 रुपए का ईबीआईटी, तो दोनों फाइनेंशियल प्लान में आपका ईपीएस 3 रुपए का आएगा। 20,000 के जब ईबीआईटी में दोनों फाइनेंशियल प्लान में अलग अलग ईपीएस निकाल रहे हैं, 20,000 का ईबीआईटी लेके तो 3 रुपए आ रहा है, ये मैंने एज्यूम करके ऐसे बोल दिया। तो वो
ईबीआईटी जिसपे ईपीएस सेम होता है, दो फाइनेंशियल प्लान, हमेशा कंपैरिजन दो में होता है, तीन में कभी एक साथ नहीं करते, हमेशा कितने चाहिए, दो, केवल दो फाइनेंशियल प्लान, जिन दो फाइनेंशियल प्लान में एक ईबीआईटी रख के एक ईपीएस है, यानी सेम ईपीएस है, वो पॉइंट होता है इन डिफरेंस पॉइंट। आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था ईपीएस निकालने का, ये वाला, ये जानबूझ करके मैंने दिया था कि बाद में मेरे को काम आएगा। मैं बताऊं इस क्वेश्चन में क्या था, दो फाइनेंशियल प्लान थे, हम लोग कर चुके हैं, दो फाइनेंशियल प्लान थे और दो ईबीआईटी मैंने आपको दिए थे, एक 5,000 का ईबीआईटी दिया था, एक 12,500 का ईबीआईटी दिया था, और आपसे ईपीएस निकालने के लिए कहा था, आपने निकाला भी था। 5,000 की ईबीआईटी में जब हम लोग ईपीएस निकाल लेते दोनों फाइनेंशियल प्लान, ए में भी बी में भी, तो 0.5 आ रहा था। 12,500 पे निकाला था तो अलग लगाया था, 4.25, 1.44। इस क्वेश्चन में आपको पता है, अगर कोई मेरे से पूछे कि सर इन डिफरेंस पॉइंट कितना है, तो मैं कहूंगा 5,000 रुपए। इन डिफरेंस पॉइंट है 5,000। मैंने यहां इन डिफरेंस पॉइंट नहीं निकालना सिखाया था, मैंने तो जानबूझ करके ईबीआईटी दिया कि आप ईपीएस निकालिए, आपने ईपीएस निकाल लिया। बट आज वो दिन आया है जब मैं आपको ये समझा सकता हूं कि इन डिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है। फॉर्मूला तो बात की बात है, मतलब ये होता है कि उस ईबीआईटी में जब दो अलग अलग फाइनेंशियल प्लान में ईपीएस निकाला जाए तो ईपीएस कितना है, सेम। हर ईबीआईटी में सेम नहीं आता, मतलब अगर मैं यहां 5,000 की जगह 4,000 का ईबीआईटी पकड़ लूं और दोनों में ईपीएस निकालूं, सेम नहीं आएगा। आप देख सकते हैं ना, अगर सेम आता तो सब में सेम आता ना, 12,500 में भी सेम आता। तो वो एक ही फिगर होती है, 5,000 है तो 5,000, मतलब वो एक फिगर निकलेगी कैलकुलेटर से। इस क्वेश्चन में तो 5,000 है, अब 5,000 से कुछ भी एक भी रुपए ऊपर लोगे एक भी रुपए नीचे लोगे तो सेम नहीं आता। समझ गए क्या चीज निकालने वाले हैं। अब कैसे निकलता है, क्या चीज सर, क्या सीख रहे हैं बेटा, बोलो मेरे मुंह से, आप बोलो, मतलब क्या सीख रहे हैं, इन डिफरेंस पॉइंट। एग्जाम, ये मैंने इसलिए समझा रहा हूं, एग्जाम में आता है कैलकुलेट इन डिफरेंस पॉइंट। अब बच्चे को यही नहीं याद होता है कि निकालना क्या है, भूल चुका होता है। तो पहले तो यही समझना, इन डिफरेंस पॉइंट यानी ईबीआईटी निकालना, वो ईबीआईटी जिसमें दोनों फाइनेंशियल प्लान में ईपीएस सेम आए। अब सुनना एक और बात, आपको मैंने जो फॉर्मूला दिया है ये जानबूझ करके आपके मॉड्यूल से मैंने लेकर के रखा आपको बताने के लिए, लेकिन आपके मॉड्यूल में ये फॉर्मूला गलत दिया है, तो पहले हम आपको करेक्शन करेंगे। ये फॉर्मूला जो आपको यहां दिख रहा है, इसमें ये जो 1 + t दिख रहा है, ये हटा दो, ये नहीं होता है। आपके पास शीट है, निकालिए, शीट में इंडिफरेंस पॉइंट, मिला। इसमें ये कौन सा हटाओगे, पीडी के मल्टीप्लाई में जो 1 + t है, मैं जानबूझ करके टाइपिंग करते समय नहीं हटवाया, ये आपको सामने से बता दूंगा, इसलिए कि कुछ बच्चे ना बाद में मॉड्यूल से कंपेयर करेंगे, इसमें कहेंगे सर मॉड्यूल में ये दिया, इसमें ये दिया, मॉड्यूल में गलत फॉर्मूला दिया, ये सही है। ठीक है, अब ये करने क्या वाले हैं, सुनिए साहब, कुछ नहीं करना, हमें इन डिफरेंस पॉइंट में दोनों ईपीएस को इक्वेट कर देना है। मैं बताता हूं क्या फॉर्मूला, अगर याद करना हो याद भी कर सकते हैं, थोड़ा अगर आप समझ पाए। अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कर रहे हैं, जैसे ही ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस होगा वैसे ही क्या आएगा, ईबीटी। और ईबीआईटी तो निकालना है सर, तो ईबीआईटी को हम लोग एक्स एज्यूम करेंगे, ईबीआईटी तो निकालना है तो ईबीआईटी को हम लोग लेट करेंगे एक्स, या ईबीआईटी को ईबीआईटी ही लिखा रह देंगे अगर आपको कोई टेंशन नहीं होगी तो ईबीआईटी में जब इंटरेस्ट माइनस करते हैं हम सबको पता है ईबीटी आता है। आपको पता है ईबीटी में ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - टैक्स, 1 - टैक्स जैसे ही मल्टीप्लाई होता है बचता है ईएटी। क्या बचता है, ईएटी। और ईएटी में जैसे ही प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस कर दोगे क्या बचेगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो क्या आएगा, ईपीएस। तो ये पहले प्लान का ईपीएस इज इक्वल टू दूसरे प्लान का ईपीएस। ईबीआईटी वो चाहिए जिसमें दोनों ईपीएस सेम हो, तो दोनों ईपीएस को हम इक्वेट कर देते हैं। क्या है फॉर्मूला, अगर दिमाग से समझें, फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 1 - टैक्स मल्टीप्लाई प्रेफरेंस डिविडेंड अगर गिवन है तो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जो प्लान ए है, एक फाइनेंशियल प्लान ए होगा, एक फाइनेंशियल प्लान बी होगा। ठीक,
अब पढ़ते हैं और फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको। इन डिफरेंस पॉइंट क्या होता है सर, पढ़िएगा। इट इज द पॉइंट एट विच डिफरेंट सेट्स ऑफ डेट रेशियो। सर ये क्या है डेट रेशियो? डेट रेशियो का मतलब है कि जैसे मान लो 1 लाख रुपए की टोटल कैपिटल की जरूरत है, तो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मान लो एक प्लान में मैंने 80,000 का इक्विटी रखा है, 20,000 का डेट रखा है, यानी डेट रेशियो पहले प्लान में है टोटल कैपिटल का 20%। 1 लाख की टोटल कैपिटल चाहिए तो 20% डेट है, बाकी 80% इक्विटी है। दूसरे प्लान में 1 लाख रुपए चाहिए तो 80,000 का डेट है, 20,000 का इक्विटी है, तो दूसरे प्लान में 80% डेट है। ये होता है डेट रेशियो। इसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कितना डेट रखे कितना इक्विटी रखे, या इसको कुछ लोग डेट टू इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं। तो इन डिफरेंस पॉइंट वो है जो अलग अलग डेट टू इक्विटी रेशियो में सेम ईपीएस दे दे। इन डिफरेंस पॉइंट वो है जो अलग अलग डेट टू इक्विटी रेशियो में क्या दे दे, सेम ईपीएस। और इन डिफरेंस पॉइंट में क्या निकालेंगे, ईबीआईटी। वैल्यू किसके कैलकुलेट करनी होगी, ईबीआईटी की। इट इज द पॉइंट at which different set of debt ratio, debt ratio का मतलब भी मैंने समझाया है, that is percentage of debt to total capital employed in the company gives the same EPS. That is the indifference point between two financial plan. कैसे कैलकुलेट हो सकता है ये फॉर्मूला है, बट इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन है हमारे सामने, आओ करें। A new project मैं कराऊंगा, आप बस साथ में करिएगा। A new project requires a capital outlay of rupees 400 lakh। आउटले का मतलब होता है आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट। कह रहे एक नया प्रोजेक्ट हम लगाने की सोच रहे हैं, नया प्रोजेक्ट, नया बिजनेस, नया व्यापार करने की सोच रहे हैं, जिसमें ना 400 लाख यानी 4 करोड़ रुपए की जरूरत है, 4 CR की जरूरत है। द रिक्वायर्ड अमाउंट टू बी रेज्ड, पैसा आएगा कहां से साहब 4 करोड़? द रिक्वायर्ड अमाउंट टू बी रेज्ड आइदर फुली पेड इक्विटी, फुली बाई इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, या तो पूरा 4 करोड़ इक्विटी से लाएंगे। एक ऑप्शन ये है कि डेट इशू ही ना करें, क्या? पहला ऑप्शन बहुत ध्यान से, रिक्वायर्ड अमाउंट टू बी रेज्ड आइदर फुली, कैसे? बाय इक्विटी शेयर, और हर एक इक्विटी शेयर कितने का इशू करते हैं, 100 रुपए का। या दूसरा है और लगा है ना, दूसरा फाइनेंशियल प्लान क्या है, और बाय इक्विटी शेयर ऑफ ₹200 ईच, इक्विटी ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹200 लाख, एंड बाय लोन ऑफ ₹200 लाख एट 15%। अच्छा, दो फाइनेंशियल प्लान है, पहले यहां लिख के आपको समझाने की कोशिश करूं। 400 लाख की जो जरूरत है हमारी, इसके लिए दो ऑप्शन है बेटा। एक ऑप्शन ये है कि हम इक्विटी शेयर से पैसा ले आए पूरे 400 लाख रुपए, 400 लाख रुपए, यानी डेट से कितना पैसा लाएं, डेट से बोलो, डेट से कुछ ना लाओ सर, जीरो। जब 400 लाख पूरे इक्विटी से ला रहे हो तो डेट नहीं। दूसरा ऑप्शन है कि 200 लाख रुपए इक्विटी से लाएं और बचे हुए 200 लाख रुपए लोन ले लें या डेट से ले लें, एक ही बात है, लोन या डेट एक ही बात होती है, ब्याज देना होता है दोनों। दो ऑप्शन है हमारे पास, दो फाइनेंशियल प्लान है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ना बहुत ध्यान से इसलिए जरूरी है कि अगर हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया एग्जाम में, या तो मान लो मैंने उसको समझा दिया, इंटरप्रेट कर दिया, लेकिन अगर हम एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं पढ़ के समझ पा रहे हैं, निकालना तो दूर की बात है, पहला काम है कि हम क्वेश्चन पढ़ें और हम समझ पाए कि क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, तब तो हमारा दिमाग चलेगा। इसलिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से हमेशा पढ़ना चाहिए। अ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अ कैपिटल outlay of ₹400 lakh. The required amount to be raised either fully by equity share of ₹100 each. of ₹100 each का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए का एक शेयर, यानी 400 लाख रुपए अगर चाहिए तो 4 लाख शेयर इशू कर देंगे, 4 लाख शेयर इशू करेंगे, 100 रुपए का एक शेयर रहेगा, 400 लाख रुपए आ जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन, बाय इक्विटी शेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹200 लाख एंड बाय लोन ऑफ ₹200 लाख एट 15% इंटरेस्ट। 200 लाख इक्विटी शेयर से ले आए और 200 लाख 15% ब्याज पे लोन ले आए। समझ पा रहे हैं आप बात को? एज्यूमिंग अ टैक्स रेट ऑफ 40%, 40% का मतलब आप जानते हैं 0.4, 40% मतलब 40/100 यानी 0.4। कैलकुलेट द फिगर ऑफ ईबीआईटी। अब एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि क्या निकालना है, इसलिए पढ़ो। कैलकुलेट द फिगर ऑफ ईबीआईटी दैट वुड कीप द इक्विटी इन्वेस्टर्स इनडिफरेंट ऑफ द टू ऑप्शन। कह रहा है वो ईबीआईटी निकालो जिस पे इक्विटी इन्वेस्टर इनडिफरेंट रहे दोनों ऑप्शन में। इनडिफरेंट मतलब उसको कोई फर्क
ना पड़े। तो वो इनडिफरेंट कब रहेगा? जब दोनों ऑप्शन में ईपीएस सेम आएगा। दैट मींस एग्जाम में बोल रहा है इन डिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट कर। बोलने का तरीका है, ये बोल सकता था कैलकुलेट इन डिफरेंस पॉइंट, एक इस तरीके से बोल सकता है, बट निकालना वही चाहिए। बात समझ में आ गई आपको? पक्का? अब क्या करने वाले हैं, चलो साथ में करते हैं। पहले तो कॉपी खोलिए, आप भी कॉपी में लिखिए सॉल्यूशन और हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ इन डिफरेंस पॉइंट। कैलकुलेशन ऑफ इन डिफरेंस पॉइंट। कैलकुलेशन ऑफ इन डिफरेंस पॉइंट। और फिर नेक्स्ट लाइन में ये फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिख लीजिए ईबीआईटी, जो दिख रहा है आपको बिल्कुल सेम, और बड़ा कर देते हैं फॉर्मूला। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ब्रैकेट में, और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस, ये 1 माइनस टी ब्रैकेट का मतलब समझ रहे हो ना, मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन प्लान ए इज इक्वल टू सेम चीज लेकिन अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन प्लान बी। दोनों को इक्वेट अगर हम कर देंगे तो हमारा ईबीआईटी निकल आएगा। अब बताओ ईबीआईटी को ईबीआईटी ही लिखा रहने कि एक्स एज्यूम करा ले, मतलब आप किसमें ज्यादा कंफर्टेबल है? ईबीआईटी लिखा नहीं, हाँ तो ठीक है, क्यों इतना एक्स एक्स उसको माने है कि नहीं। चलो ओके, तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया है? अब आओ, अब पहले 1 मिनट देखना फिर आप नोट करना। ईबीआईटी की जगह मैं ईबीआईटी ही लिखा रहने दे रहा हूं, माइनस इंटरेस्ट। बताओ पहले वाले में दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है 400 लाख का पूरा इक्विटी, एक ऑप्शन है 200 लाख का इक्विटी 200 लाख का डेट। जो पहला है जिसमें 400 लाख का पूरा इक्विटी यानी कोई लोन नहीं, पहले वाले में ब्याज कितना होगा? जीरो, क्योंकि जब लोन नहीं तो ब्याज नहीं, माइनस इंटरेस्ट यानी जीरो, मल्टीप्लाई 1 माइनस टी, 1 माइनस टी टैक्स रेट 0.4 लिख दें, माइनस है प्रेफरेंस डिविडेंड। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो माइनस पीडी, माइनस यानी जीरो, या लिखो ही नहीं। आपको लिखना हो तो आप माइनस जीरो लिख भी सकते हो, या नहीं भी लिखोगे तो भी बात एक ही है, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पहले वाले प्लान में। बताओगे पहला जो प्लान है उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने होंगे? 400 लाख रुपए के, 4 लाख रुपए के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4 लाख, क्योंकि 400 लाख रुपए चाहिए, हर एक शेयर 100 रुपए का है, तो 4 लाख यानी डिवाइड बाई 4 लाख। ऐसे ही बेटा इज इक्वल टू, बताओ दूसरे वाले में ईबीआईटी को अगेन ईबीआईटी लिखा रहने देते हैं, माइनस, अब क्या दूसरे वाले में भी इंटरेस्ट जीरो है? नहीं जी, दूसरे वाले में तो इंटरेस्ट है। कितना इंटरेस्ट है दूसरे वाले में? 15%। किसका? 200 लाख का लोन है, 200 लाख, 200 लाख का 15% निकालिए, 30 लाख, तो 30 लाख रुपए का ब्याज है साहब, माइनस 1 माइनस टी, बोलो 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4। सर प्रेफरेंस डिविडेंड यहां पे भी नहीं है तो माइनस जीरो लिखो या ना लिखो, नहीं लिखते हटाओ, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4 लाख। प्लान बी में, प्लान बी में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 2 लाख, क्योंकि प्लान बी में इक्विटी शेयर 200 लाख रुपए के इश्यू करोगे, 200 लाख रुपए, हर एक शेयर 100 रुपए का, तो 2 लाख डिवाइड बाई 2 लाख। अब आप इसको नोट करो, और अगर आप कहोगे तो आप सॉल्व कर लेना, नहीं तो हम कर देंगे, जो आप कहोगे वो हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, ईबीआईटी की वैल्यू निकालनी है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जिस चीज से जीवन भर भागे वो आज फिर टकरा गई, है ना, मैथ्स। कुछ लोगों ने कहा था सीएस कर लो, मैथ्स नहीं है ना, लेकिन अल्टीमेटली तो कैलकुलेशन करना ही पड़ रहा है। मैथ्स से किसको किसको डर लगता था स्कूल में? डर लगता है बहुत बच्चों को लगता है। कोई बात नहीं, मैं इतना आपको करवा दूंगा कि आपको एग्जाम में जाकर के डिग्री मिल जाएगी। हाँ,
मैथ्स वगैरह एक ऐसी चीज होती है कि अगर स्टार्टिंग से जब क्लास में आई तभी से अगर डर लगता है तो वो जीवन भर फिर उसमें डर लगता रहता है। नोट कर लीजिए, कहिए तो मैं सॉल्व करा दूं, और अगर आप कहते हैं तो 2 4 5 मिनट आपको दे देता हूँ, फिर मैं सॉल्व करा दूं। कोई करना चाहता है खुद से ट्राई? कर रहे हैं? कर लीजिए ट्राई फिर, जब कहिएगा तो सॉल्व करा देंगे, ठीक है। बाकी ये 5 कुछ नहीं, पेज नंबर का इसको हटा देते हैं, ठीक है। हाँ। देखते हैं क्या कोई भी एक बच्चा सॉल्व कर पाएगा। जैसे तुम अगली लाइन लिखते हो ना, तो एक लाइन छोड़ दिया करो, मतलब तो ये साफ साफ दिख नहीं रहा है ना, थोड़ा सफाई से दिखेगा अगर तो तुम्हें भी आइडिया सही रहेगा, चेक करने वाले को भी सही रहेगा। क्या कोई बताएगा? कौन बताएगा? ऑनलाइन वाला बच्चा बताएगा कि ऑफलाइन? कौन आंसर बताएगा? है जी, 60 लाख, वेरी गुड। आपकी तो मैथ्स बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। अधिराज है ना? तो अधिराज ने बता दिया है 60 लाख का EBIT। अभी ये मेरे को नहीं पता कि सही है कि नहीं, आंसर दिया है लेकिन देखा नहीं है, उम्मीद है कि शायद सही है। इतनी सी कम जगह में आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, है ना? सही से सॉल्व करिए, फ्रेश पेज निकालिए, पेज की कंजूसी ना करिए। एक क्लास वर्क की कॉपी बना लीजिए, उसमें सॉल्व करते रहा करिए, और ज्यादा चाहिए तो एक दूसरी कॉपी होमवर्क की बना लीजिए। 60 लाख, वेरी गुड। 60 लाख, क्या बात है, वेरी गुड। 3 बच्चों ने आंसर बता दिए, 60 लाख का EBIT बता रहे हैं। बाकी लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं आराम से करिए, टेक योर ओन टाइम, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो जो लोग सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर पा रहे उनके लिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं। देखिए, जब ये ऐसे लिखते हैं ना, तो आपको पता है ये जो 2 लाख से डिवाइड है और उधर 4 लाख से डिवाइड है, ये आपस में कट जाते हैं, दोनों डिवाइड में है, आपस में कट जाएंगे, तो ये 2 लाख इधर कटेगा, 2 लाख 1 जा, 2 लाख 2 जा, 4 लाख। आप समझे नहीं समझे? जैसे 2 लाख इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 लाख अपॉन 4 लाख नहीं हो जाएगा, 1/2, तो ये यही काट दो, इसमें मल्टीप्लाई ना कर डालना कि इतने जीरो मल्टीप्लाई कर दोगे तो सॉल्व, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको करने में, तो इधर कट जाएगा ये, तो ये इधर हो जाएगा डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 1, डिवाइड बाई 1 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी। अब सॉल्व करिए, आपके लिए एक ही स्टेप इजी कर दिया। दूसरी स्टेप भी बता देते हैं, 1 माइनस 0.4 जो होता है वो 0.6 होता है। सिक्सटी लाख आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो बच्चे डरते भी थे उनका भी आंसर आ रहा है, देखिए, बाकी लोग भी करो, आएगा आंसर। और जिनका 60 लाख आ गया है वो एक काम करो, दोनों पे जरा ईपीएस निकाल के चेक कर लो कि क्या वाकई 60 लाख के EBIT पे ईपीएस जो है दोनों में सेम आ रहा है। चेक कर लो एक बार, जिनका आ गया, और जिनका नहीं आया वो निकालो, आराम से निकालो 60 लाख। ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ भाई आंसर, आंसर बोलो, हो ना तुम लोग, चले तो नहीं गए? आ गया 60 लाख, वेरी गुड। देखा, मैथ्स से डरने वाली बात ही नहीं है, मैथ्स तो आपकी अपनी है, डरिए इंसान से।
पढ़ाई से मत डरिए, सबसे खतरनाक इंसान है नहीं? हाँ, आपका भी आ गया 60 लाख, वेरी गुड। अब 60 लाख पे चेक कर लो एक बार ईपीएस जो है दोनों में सेम आता है कि नहीं, और जिनका नहीं आया 60 लाख वो फिर से ट्राई करें, आएगा जरूर। आकांक्षा आपका नहीं आया? आ गया? हाँ ठीक है ठीक है, टेक योर ओन टाइम। मैं आपका नाम भूल गया फिर से। अंशिका आया आपका? नहीं आया, करिए। देखो बेसिकली 3 स्टेप है एग्जाम के लिए, कि पहले तो क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ जाए कि निकालना क्या है, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप ये समझ में आ गया निकालना क्या है तो फॉर्मूला भी याद हो, और तीसरी स्टेप फॉर्मूला भी याद है तो कैलकुलेट कर पाए, कैलकुलेशन पास। ये 3 स्टेप हैं। चलो अब जो लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं उनकी मैं हेल्प कर देता हूं, बड़ा हेल्पिंग नेचर है मेरा। आइए हेल्प करते हैं आपकी। तो आप उसी के नीचे लिखिएगा, मैं यहां लिखता हूं क्या, EBIT पहला वाला जो है आप उसी के नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं। -0 बताओ, पहला वाले में लिखा है EBIT -0, -0 कितना होता है? EBIT -0 लिखने की जरूरत नहीं। और 1 - 0.4 कितना होता है? 0.6। तो पहला वाला हो जाएगा 0.6 EBIT अपॉन 2, ठीक है ना जी, इज इक्वल टू, दूसरे वाले में आइए, दूसरे वाला EBIT -30 लाख मल्टीप्लाई 0.6, 0.6 अपॉन 1 लिखे या ना लिखे एक ही बात है। अब देखो भैया ये जो 2 है, आप समझ पाओगे? सभी लोग इम्यूनिटी दे देखो, है आ गया, क्या बात है, EPS सेम आ गया। अच्छा इधर देखो, जिनका नहीं आया, ये जो 0.6 है ये इधर भी 0.6 है, ये दोनों कट जाएंगे, ये 0.6 ये 0.6 कट गया, बचा क्या अल्टीमेटली 2 बचा, यानी सॉल्व करें अगर तो EBIT इज इक्वल टू, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 EBIT माइनस 30 लाख में 2 मल्टीप्लाई करो 60 लाख, तो 60 लाख को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, पॉजिटिव का हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 EBIT तो है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो EBIT उसको राइट हैंड साइड ले आओ तो माइनस EBIT, 2 EBIT माइनस EBIT तो EBIT 60 लाख। कुछ लोगों ने सॉल्व बहुत रायता फैला के भी किया, मैं देखा है ना, हाँ कानपुरिया भाषा में रायता फैलाना, तो भैया ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आप उसमें कंफर्टेबल है 60 लाख आपका आ गया है तो कोई टेंशन की बात नहीं, वो भी ठीक है। जो आपने मैथ्स है, मैथ्स को करने के बहुत तरीके हो सकते, हम तो कोशिश करते हैं कि वो तरीका थोड़ा सिखा दे, जिन बच्चों का कमजोर है तो वो 1-2 स्टेप पकड़ लें कि ऐसे ऐसे करना है, उससे नैया पार हो जाएगी। नहीं, बाद में कौन आपसे कह रहा है कि CS बनने के बाद आप इसी में महारत हासिल कर लेना, बाकी भी सेक्टर है ना, कंपनी लॉ में मास्टरी करिए, लेकिन पास होने के लिए इतना काम तो आपको करना है। आगे सभी का 60 लाख नोट कर लो भाई, नोट कर लो, आप प्रॉपर स्टेप वाइज वहां पे दिखा देना। आ गया, और 60 लाख पे EPS भी निकाल लिया आप लोगों ने, कितना आया 9 दोनों में। हाँ तो ये बिल्कुल सही है, एग्जाम में ऐसे चेक कर सकते हैं, बट ऐसे चेक तभी करना जब और क्वेश्चंस ना आते हो आपको। हाँ मान लो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है अपना, उसको बढ़िया से कर दिया। हाँ नहीं वही तभी कह रहे नहीं आता है, बाकी तो खाली बैठने को फायदा नहीं, मतलब ऐसा ना करना कि 4 क्वेश्चन छोड़ करके इसको चेक कर रहे हो। क्लियर है? आगे चलें। एक आखिरी टॉपिक जो लेवरेज में आपका बचता है वो है वर्किंग कैपिटल लेवरेज।
वैसे तो लेवरेज जो है वो तीन ही तरीके के ही होते हैं भैया, जो तीनों आपने पढ़ लिए। कौन कौन से? एक ऑपरेटिंग लेवरेज, एक फाइनेंशियल लेवरेज, एक कंबाइंड लेवरेज। आजकल जो एक और नया चल रहा है मार्केट में, नया नया, वो है वर्किंग कैपिटल लेवरेज। अब ये कहता क्या है सुन लो, मेरी तरफ देखो फिर पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल लेवरेज के लिए पहले वर्किंग कैपिटल बताओ, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और ये तो फॉर्मूला हो गया। मतलब ये है वर्किंग कैपिटल का कि डे टू डे रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी, डे टू डे के लिए रोजमर्रा के खर्चों के लिए कितनी जरूरत है। यानी अगर किसी व्यापार में बात करें तो आपने सही कहा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और डिटेल में समझे तो करंट एसेट मतलब कितने रुपए का स्टॉक है, कितने डेटर्स हैं, कितना कैश है, और कितने और भी हो सकते हैं करंट एसेट, बिल रिसीवेबल है या किसी को शॉर्ट टर्म लोन दे रखा है। माइनस करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स कितने हैं, बिल्स पेबल कितने हैं, ये सब करंट लायबिलिटी। अब सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने यहां करंट एसेट बहुत ज्यादा रखेगी, लेट्स से स्टॉक में उसने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ओवर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी, तो फंड्स तो कहीं से लाने पड़ेंगे, फंड्स कहीं से लाने पड़ेंगे, पैसा कहीं से लाना पड़ेगा। उस पर आप क्या दे रहे होगे? ब्याज दे रहे होगे, इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ रही होगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, अल्टीमेटली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप कम इन्वेस्टमेंट करते हो, करंट एसेट कम रखते हो, तो हो सकता है आपके पास रॉ मटेरियल की कमी हो जाए, प्रोडक्शन करने के लिए लेबर बैठा हुआ है, रॉ मटेरियल ही नहीं है। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि हम जब भी करंट एसेट के लेवल में कोई भी छेड़छाड़ करते हैं, करंट एसेट ज्यादा रखते हैं या कम करते हैं, उससे कहीं ना कहीं मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होती है, मेरे प्रॉफिट में फर्क पड़ता है। वर्किंग कैपिटल लेवरेज इसी को मेजर करता है। यानी वर्किंग कैपिटल लेवरेज ये बताता है कि सर, अगर आप करंट एसेट में चेंज करेंगे, चेंज मतलब करंट एसेट में भी बढ़ाएंगे या में भी गिराएंगे, तो आपका रिटर्न कितना सेंसिटिव है, आपके रिटर्न में क्या फर्क पड़ेगा, ये कैलकुलेट करता है वर्किंग कैपिटल लेवरेज। पढ़ के देखिएगा, फिर फॉर्मूला पढ़ाते हैं। वर्किंग कैपिटल लेवरेज, वन ऑफ द न्यू मॉडल्स ऑफ लेवरेज इज वर्किंग कैपिटल लेवरेज, विच इज यूज, क्यों निकाल रहे हैं, अंडरलाइन करिए, विच इज यूज टू लोकेट इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट इन कंपनी। दैट इज वर्किंग कैपिटल लेवरेज मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न, आपका रिटर्न कितना सेंसिटिव है इन इन्वेस्टमेंट ऑफ चेंजेस इन द लेवल ऑफ करंट एसेट, कि अगर करंट एसेट के लेवल में कोई चेंज करें तो आपका रिटर्न कितना सेंसिटिव है, वो कितना चेंज होगा। जैसे नहीं वो, क्या आपके दांतों में झंझनाहट है, ठंडा गर्म खाते हैं, है ना, सेंसिटिविटी है कि नहीं, सेम तरीके से अगर आपका रिटर्न ज्यादा सेंसिटिव है तो रिस्क ज्यादा है, करंट एसेट में थोड़ी बहुत भी छेड़छाड़ करते हैं दिक्कत हो जाती है। क्लियर हो रही है आपको बात, समझ में आ रही है? उसको मेजर करता है कैसे, दो फॉर्मूले इसके भी हैं। वर्किंग कैपिटल लेवरेज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का चांस थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर आ गया तो फॉर्मूला बेस्ड होता है, इजी होता है, मैं करा देता हूं। वर्किंग कैपिटल लेवरेज के दो फॉर्मूले, एक है परसेंटेज चेंज इन आरओआई, आरओआई क्या हुआ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अपॉन परसेंटेज चेंज इन वर्किंग कैपिटल। और या दूसरा फॉर्मूला जैसा डेटा दिया होगा, दूसरा फॉर्मूला करेंट एसेट डिवाइड बाय टोटल एसेट माइनस डेल्टा करेंट एसेट, डेल्टा करेंट एसेट या चेंज इन करेंट एसेट। पढ़ के देखते हैं, क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको, बहुत इजी होता है, अगर ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में है ना तो हम क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर टू कंपनीज, दो कंपनियों का डेटा दिया है, और सर करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंपेयर द सेंसिटिविटी अर्निंग ऑफ द टू कंपनी। इस क्वेश्चन में देखो, ये नहीं बोल रहा डायरेक्टली कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वर्किंग कैपिटल लेवरेज, क्वेश्चन दूसरी तरीके से फ्रेम हुआ, यू आर रिक्वायर्ड टू कंपेयर द सेंसिटिविटी अर्निंग ऑफ टू कंपनी फॉर 30% चेंज इन द लेवल ऑफ करंट एसेट, कि अगर करंट एसेट में 30% चेंज करेंगे तो उसकी अर्निंग कितनी सेंसिटिव है। इसको पढ़ के एग्जाम में समझना पड़ेगा कि वर्किंग कैपिटल लेवरेज निकालना है। आजकल क्वेश्चन भी थोड़े स्मार्ट तरीके से फ्रेम होते हैं कि बच्चा दिमाग तो लगाए थोड़ा सा,
नहीं तो डायरेक्टली बोल देता यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल लेवरेज फॉर 30% चेंज इन करंट एसेट, तो जो पढ़ के गया फॉर्मूला लगाएगा कराएगा, लेकिन जो सिर्फ रट्टू होता है वो ये पढ़ के इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएगा कि निकालना क्या है। करना क्या है सर, एक्स लिमिटेड के फिक्स एसेट है 4 लाख, करंट एसेट है 10 लाख, टोटल एसेट है 14 लाख, ईबीआईटी दिया है 1,50,000, वाई लिमिटेड की बात करें 10 लाख के फिक्स एसेट है, 4 लाख के करंट एसेट, टोटल एसेट इसके 14 लाख है, ईबीआईटी 1,50,000। क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ जी हाँ, करना क्या है, कुछ नहीं, बस कॉपी खोलो, साथ में करते हैं, वर्किंग कैपिटल लेवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं। सर कौन सा लगाओगे, परसेंटेज चेंज वाला? नहीं बेटा, परसेंटेज चेंज वाला तो तब लगाते हैं जब 2 साल का डेटा दिया हो, या तो एक ही साल का डेटा है, 2 अलग अलग कंपनियां हैं, तो दूसरा वाला फॉर्मूला देखिए, वर्किंग कैपिटल लेवरेज करो, कॉपी में फॉर्मूला लिखो, इज इक्वल टू, आप ये सीए ना लिखना, फुल फॉर्म लिखना, इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन टोटल एसेट माइनस डेल्टा करंट एसेट। फॉर्मूला लिख लो, फिर बताना, तो हम लोग कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। दिख रहा है ना फॉर्मूला? करें, सॉल्व करें। अब 2 कंपनी के लिए निकालना है, एक्स के लिए, वाई के लिए, तो नेक्स्ट लाइन में लिखो वर्किंग कैपिटल लेवरेज फॉर एक्स लिमिटेड, देखो नेक्स्ट लाइन में, वर्किंग कैपिटल लेवरेज फॉर एक्स लिमिटेड। लिख लिया? बताओ कैसे निकाले वर्किंग कैपिटल लेवरेज फॉर एक्स लिमिटेड इज इक्वल टू, बताओ एक्स लिमिटेड में करंट एसेट कितने हैं, फॉर्मूला देख लेता हूं, ऊपर करंट एसेट आता है, एक्स लिमिटेड में करंट एसेट 10 लाख, तो यहां लिख दिया हमने 10 लाख, डिवाइड बाई टोटल एसेट, बताओ एक्स लिमिटेड का टोटल एसेट 14 लाख, माइनस, इसी 14 लाख में माइनस चेंज इन लेवल ऑफ करंट एसेट, चेंज इन लेवल ऑफ करंट एसेट इस क्वेश्चन में दिया 30% चेंज इन द लेवल ऑफ करंट एसेट, करंट एसेट है 10 लाख के, 10 लाख का 30% 3 लाख, तो माइनस 3 लाख, दैट मीन्स ये हो जाएगा, ऊपर तो 10 ही लाख रहेगा, नीचे हो जाएगा 11 लाख, 14 लाख माइनस 3 लाख यानी 11 लाख, 10 लाख अपॉन 11 लाख, तो ये 0.90, तो 0.90 आ गया, पहला आंसर आ गया। ऐसे ही निकालना है वर्किंग कैपिटल लेवरेज और वाई लिमिटेड, करिए, एक्स लिमिटेड का हमने करवाया, सेम तरीके से वाई लिमिटेड का आप करके बताइए कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये क्वेश्चन अगर आ गया और फॉर्मूला आपको आता है तो समझिए फ्री फंड के नंबर हैं यहाँ पे, ज्यादा मेहनत है नहीं यहाँ पे इसमें। जीरो पॉइंट 3125, ठीक है, सही है, 0.3125 आंसर है, बिल्कुल ठीक है, ये है आंसर, ये बिल्कुल सही है। आ गया ना सभी का, वाई के करंट एसेट लिखिए सबसे ऊपर 4 लाख के, उसके नीचे डिवाइड बाय टोटल एसेट 14 लाख, माइनस ये 1,20,000 कैसे आया है, 30% किसका निकाला है, 4 लाख का, तो 4 लाख इंटू 30% दैट इज 1,20,000, किसका किसका 0.3125 आ गया, गुड, अधिराज आपका नहीं आया, आ गया ना, चलो, तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, लेवरेज का जो टॉपिक था वहां पे खत्म होता है। अब आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और कोई भी डाउट अगर आपका आता है तो आप पूछ सकते, ठीक है, चलो, थैंक यू।